हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम स्थापत्य व शिल्प के विविध आयाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th में आपका ये टॉपिक दिया गया है, जिसके अंदर दोस्तों आपके दुर्ग आते हैं। ठीक है, मंदिर भी इसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हवेली आती है दोस्तों, ठीक है, छतरिया भी आती है और इसके अलावा आपके दरगाह वगैरह भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दुर्ग, मंदिर, हवेलियाँ और छतरियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, दुर्ग, मंदिर, हवेलियाँ और छतरियों से हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों इसके दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, हम दोनों एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जिनको आप पहली बार देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट का संबंध किस शहर से है? तो दोस्तों पूरा सवाल आपको पढ़ के आंसर करना है। ठीक है, ओनली सूरज पोल देख के आंसर नहीं करना, क्योंकि सूरज पोल आपके अलग अलग दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट, ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जैसलमेर शहर किस सदी में बसाया गया? तो जैसलमेर शहर जो है दोस्तों आपका ये 12वीं सदी में बसाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर शहर जो है ये आपका 12वीं सदी में बसाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? तो किस ग्रंथ के अंतर्गत अजमेर की तुलना दोस्तों इंद्रपुरी से की गई है? ये पृथ्वीराज विजय में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ये जयानक के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल भी आपका एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ व दुर्ग किस राज्य में है? तो दोस्तों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक दुर्ग और गढ़ जो है ये राजस्थान के अंतर्गत है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी तीसरे नंबर पे कौन है? राजस्थान है। ठीक है, आगे देखिए, शुक्र नीति के अनुसार राज्य में कितने अंग माने गए हैं? तो दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? इस सवाल को दोस्तों मैं एक बार आपको कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है, शुक्र नीति के अनुसार दोस्तों जो दुर्गों की श्रेणियाँ हैं वो कितनी है? दुर्गों की श्रेणियाँ जो है दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार ये आपकी 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9 श्रेणियाँ हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है? कितने अंग माने गए हैं? तो इस सवाल को मैं एक बार आपको कंफर्म करके बताऊंगा, बट आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों, दुर्गों की श्रेणियाँ जो है शुक्र नीति के अनुसार वो कितनी है? 9 है। कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो आपकी पारिद दुर्ग हो जाएगी, जल दुर्ग, ओदक दुर्ग हो जाएगा, गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, एरण दुर्ग, सैन्य दुर्ग, पारिक दुर्ग और सहायक दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 9 श्रेणियाँ हैं शुक्र नीति के अनुसार। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियाँ हैं, तो कौटिल्य के अनुसार 4 श्रेणियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, इन 4 श्रेणियों को कैसे याद रखोगे दोस्तों? आप आधा पाव से। कैसे याद रखोगे? आधा पाव। पाव खाते हैं ना हम, तो आधा पाव ही खाना है। ठीक है, तो आ से आपका ओदक दुर्ग हो जाएगा, धा से धानवन दुर्ग हो जाएगा, पा से पार्वत दुर्ग हो जाएगा और व से वन दुर्ग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की 4 श्रेणियां हैं दोस्तों और शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियां हैं। और इस सवाल को एक बार मैं कंफर्म करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस सभ्यता की खुदाई में मिलता है? तो दोस्तों स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण ये कालीबंगा सभ्यता से मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, 7 जून 2013 में नोम पेना में हुई वर्ल्ड हेरिटेज की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल दुर्ग है। तो दोस्तों जून 2013 में 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। ठीक है, 6 दुर्गों को शामिल किया गया था, जिन्हें हम कैसे याद रखते हैं दोस्तों? चीकू, गाजर, आम से। कैसे याद रखते हैं दोस्तों? चीकू, गाजर और आम से याद रखते हैं। ठीक है, ची से आपका चित्तौड़गढ़ हो जाता है। ठीक है, कू से आपका कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गा से आपका गागरोन हो जाता है और ज से आपका जैसलमेर दुर्ग हो जाता है, यानी कि सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, और र से आपका रणथंभौर हो जाता है और आम से आपका आमेर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, जैसलमेर दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो जैसलमेर दुर्ग जो है दोस्तों ये आपका धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस श्रेणी दुर्ग में आता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है दोस्तों ये आपका गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, एरन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और पारिक दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ये गिरी दुर्ग भी है, ये आपका एरन दुर्ग भी है और ये आपका पारिक दुर्ग भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, गागरोन दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों गागरोन दुर्ग जो है ये आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों जल दुर्ग जो होता है इसे ही ओदक दुर्ग भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओदक दुर्ग भी किसे कहा जाता है? जल दुर्ग को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गागरोन दुर्ग किससे संबंधित है? जल दुर्ग से। इसके अलावा भैंसौरगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों वो भी आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा शेरगढ़ दुर्ग जो है आपका 12 के अंदर, वो भी आपका परवन नदी के किनारे स्थित है, वो भी आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए,
किस इतिहास ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाकर इसका नाम चित्रकूट रखा? तो दोस्तों ये वीर विनोद के अनुसार रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? श्यामल दास के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। यानी श्यामल दास की जो पुस्तक है दोस्तों वीर विनोद के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद ने करवाकर इसका नाम क्या रख दिया था? चित्रकूट रख दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों आपका गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, कौन से ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके कौन से ऐतिहासिक स्थल स्थित है दोस्तों? ये आपके नवलखा भंडार स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नवलखा भंडार आपका कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए नवलखा दरवाजा कहाँ पर है दोस्तों, तो आपका रणथंभौर दुर्ग में हो जाएगा। यानी कि भंडार और आपका जो दरवाजा है वो अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भामाशाह की हवेली, ये भी आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कुंभ श्याम मंदिर जो है दोस्तों ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्रांग मोरी तालाब ये आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। और श्रृंगार चौरी जो है ये भी आपका कहाँ हो जाएगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्रृंगार चौरी प्रसाद जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर आपका कौन सा दुर्ग हो जाएगा दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कर्नल टोड ने किस दुर्ग की तुलना सुंदर, प्राचीर, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एस्ट्रूस्कन वास्तु से की है? तो दोस्तों कर्नल टोड के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग की जो तुलना है ये आपकी एस्ट्रूस्कन दुर्ग से की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, झालीवाब बावड़ी, झाली रानी का मालिया महल, मामादेव तालाब, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर किस दुर्ग में है? तो दोस्तों आपकी झालीवाब बावड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। मामादेव तालाब जो है, मामादेव कुंड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? कुंभलगढ़ में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और झाली रानी की मालिया भी ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग में हो जाएगी। सभी की सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झालीवाब बावड़ी, झाली रानी का मालिया महल, मामादेव कुंड, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे? कुंभलगढ़ दुर्ग में हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। आगे देखिए, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग का निर्माण जो है ये आपके रणथंभ देव चौहान ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसने करवाया था? रणथंभ देव चौहान ने। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग जो है दोस्तों इसे रणस्तंभपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग पर चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? तो ये आपके गोविंद राज के द्वारा 1194 ईस्वी में रखी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल और त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में है? तो दोस्तों आपका जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल और त्रिनेत्र गणेश मंदिर ये आपके रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, जिसमें से जोगी महल आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। सुपारी महल भी पूछा जाता है और त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। रानी महल अभी तक नहीं पूछा गया है, बट ये भी आने वाले टाइम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? तो दोस्तों पीर सदरुद्दीन की दरगाह आपकी किस दुर्ग में स्थित है? तो ये भी आपकी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों। सदरुद्दीन की दरगाह आपकी कहाँ पर हो जाएगी? रणथंभौर दुर्ग में हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में, तो ये 954 आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कब? 954 ईस्वी में किस परमार शासक ने करवाया? तो दोस्तों सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट में एक एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा गया है, ठीक है। किसने करवाया था सिवाना दुर्ग का निर्माण? वीर नारायण के द्वारा करवाया गया है 954 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, फूल सागर, नवल सागर, गर्भ गुंजन तोप, शिकार बुर्ज किस दुर्ग में है? तो दोस्तों फूल सागर, नवल सागर, गर्भ गुंजन तोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। गर्भ गुंजन तोप काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, नवल सागर भी पूछा जाता है, और शिकार बुर्ज आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये तारागढ़ बूंदी में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फूल सागर, नवल सागर, गर्भ गुंजन तोप और शिकार बुर्ज कहाँ पर हो जाएगी? आपकी तारागढ़ बूंदी में हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो उपनाम है वो क्या हो जाएगा? सुदर्शनगढ़ हो जाएगा। नाहरगढ़ दुर्ग जो है इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था दोस्तों? नाहर सिंह भोमिया के नाम पर, ठीक है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण यानी कि सुदर्शनगढ़ का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? ये सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1734 में करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो किसने करवाया था? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में। आगे देखिए, दुर्ग में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नाहरगढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो ये तो आपका किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। बट अगर आपसे ये पूछा जाए नाहरगढ़ के अंदर 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल किसने बनवाए, तो ये आपके माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए थे,
किसने बनवाए थे? माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और माधो सिंह द्वितीय के द्वारा दोस्तों चाकसू के अंदर शीतला माता मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। यह आपके रीट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए, तारागढ़ बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने करवाया? तो दोस्तों तारागढ़ बूंदी का निर्माण 1354 ईस्वी में किसने करवाया था? यह आपका राव बरसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? बरसिंह के द्वारा करवाया गया था। बरसिंह एग्जाम में पूछा जाता है। 1354 ईस्वी भी पूछी जा चुकी है दोस्तों। तारागढ़ बूंदी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तारागढ़ बूंदी का निर्माण 1354 ईस्वी में राव बरसिंह के द्वारा करवाया गया था, यानी कि 14वीं शताब्दी का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग अजमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार दोस्तों अजय पाल के द्वारा तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? अजय पाल के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ये पाल भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आपसे जब सवाल पूछा जाएगा दोस्तों तो उसमें अजय राज और अजय पाल दोनों दिए जाएंगे। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अजय पाल ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। ठीक है, आगे देखिए, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा? तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग जो है इसको दूसरा जिब्राल्टर बिशप हेबर के द्वारा कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा कहा गया? बिशप हेबर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये, यानी कि विलियम बेटिक, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, घूंघट गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा इमली, खिड़की, फतेह किस किले के बुर्ज है? तो दोस्तों घूंघट गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा इमली, ये आपके तारागढ़ दुर्ग जो है इसकी बुर्जें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, घूंघट गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा इमली, खिड़की, फतेह, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, गजक, मीर बख्श, बिच्छू बाण, गुड़गानीद, गुब्बार, नुसरत, जमजमा, कड़क बिजली, गजनी खां, शंभू बाण, किलकिला किस दुर्ग की तोपें हैं? तो दोस्तों ये किसकी हो जाएगी? मेहरानगढ़ दुर्ग की हो जाएगी, जिसमें से दोस्तों किलकिला काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ। गजनी खां भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, शंभू बाण भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा गजक जो है दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये 4-5 तो आपको ध्यान रखना है। नुसरत भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि गजक, नुसरत, गजनी खां, शंभू बाण, किलकिला, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, मीर बख्श, जमजमा, ये आपकी कहाँ की हो जाएगी? मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, तख्त विलास, चौकेलाओ महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी किस दुर्ग की इमारतें हैं? तो दोस्तों तख्त विलास, चौकेलाओ महल, बिचला महल और श्रृंगार चौकी जो है ये आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग जो है इसकी इमारतें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चौकेलाओ महल जो है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तख्त विलास, चौकेलाओ महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी। हमने एक पढ़ा था दोस्तों श्रृंगार चौरी, वो तो आपका कहाँ पर हो गया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बट श्रृंगार चौकी जो हो जाएगा दोस्तों ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, चामुंडा माता, मुरली मनोहर वो आनंद घन प्राचीन मंदिर किस दुर्ग में है? तो दोस्तों आपका चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंद घन प्राचीन मंदिर ये आपके तारागढ़ अजमेर में हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। किस में हो जाएंगे? तारागढ़ अजमेर में हो जाएंगे। ठीक है, चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंद घन, तारागढ़ अजमेर, याद रह जाएगा। आगे देखिए, चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने कब करवाया था? तो दोस्तों चूरू दुर्ग का निर्माण जो है ये ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कब करवाया था? तो 1739 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, यानी 1739 आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, 1739 ये आपको ध्यान रखना है। चूरू दुर्ग जो है दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर चांदी के गोले दागे गए थे। ठीक है, तो वो सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, अकबर दुर्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो हम देख लेते हैं। अकबर ने 1571-72 में दुर्ग का निर्माण मुस्लिम पद्धति से करवाया। तो दोस्तों अकबर दुर्ग जो है जिसे मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण 1571-72 में मुस्लिम पद्धति से करवाया गया था। ठीक है, इसे अकबर का दौलत खाना व अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। ठीक है, अकबर का दौलत खाना किसे कहते हैं? अकबर दुर्ग को कहते हैं, अजमेर को, और मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, 1801 में अंग्रेजों ने किले पर अधिकार कर इसे अपना शास्त्रागार मैगजीन बना लिया। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कब किया? 1801 में किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो की मुलाकात इसी दुर्ग में जहांगीर से हुई थी। तो दोस्तों सर टॉमस रो जो थे इनकी मुलाकात जहांगीर से हुई थी। आगे देखिए दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित है? तो दोस्तों जयमल और फत्ता जो है इसकी गजारूढ़ मूर्तियाँ जो है ये कहाँ पर स्थापित है? ये आपके जूनागढ़ दुर्ग के सूरज पोल पर स्थापित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, और फिर अगर आपसे पूछा जाए किस द्वार पर स्थित है, तो सूरज पोल पर स्थित है। ठीक है, रतन विलास, कर्ण महल, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास किस दुर्ग से संबंधित है? तो दोस्तों रतन निवास जो है और कर्ण महल जो है, नाम से लग रहा है आपको, रतन, कर्ण, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास, ये आपके कहाँ के हो जाएंगे? जूनागढ़ के हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए,
दुर्ग की प्राचीन व निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ, इसलिए इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और इसका निर्माण राय सिंह ने 1589 ईस्वी में करवाया, वो दुर्ग है। तो ये आपका जूनागढ़ दुर्ग हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? राय सिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया ये भी आपको ध्यान रखना है, 1589 ईस्वी में करवाया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसे लालगढ़ दुर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। आगे देखिए भैंसौरगढ़ दुर्ग के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। भैंसौरगढ़ दुर्ग जो है ये आपका चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है तो जलदुर्ग की श्रेणी में आएगा। इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, तो इसे राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जलदुर्ग जो है इसे ओदक दुर्ग भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है दोस्तों? भैंसौरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था, अगर मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं किसको चुनूंगा? तो मैं भैंसौरगढ़ दुर्ग को चुनूंगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग है, तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर दोस्तों स्थित दुर्ग कौन सा हो जाएगा? आपका गागरोन दुर्ग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों जहाँ पर काली सिंध आहू नदियाँ मिलती है उसे क्या कहा जाता है? उसे सामेला कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है। आगे देखिए गागरोन दुर्ग का निर्माण डोड परमार ने किस शताब्दी में करवाया? तो डोड परमार शासकों ने दोस्तों गागरोन दुर्ग का निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए इसे डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। डोडगढ़ भी किसको कहा जाता है? गागरोन दुर्ग को कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण डोड परमार शासकों ने करवाया था, ठीक है। किस दुर्ग को डोडगढ़ या धुलरगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका गागरोन हो जाएगा, ठीक है। गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों गागरोन दुर्ग के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? गागरोन के अंदर औरंगजेब के द्वारा करवाया गया, ठीक है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, अकबर के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ जो थे दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़, अकबर के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को ये दुर्ग उपहार में दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी जो है ग्रंथ, ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा गागरोन दुर्ग में लिखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। गागरोन दुर्ग में 2 साके हुए थे दोस्तों, एक तो आपका 1423 में हुआ था, एक आपका 1444 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों 1423 में युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ये आपका अचलदास खींची किसके मध्य हुआ था दोस्तों? अचलदास खींची और होसंग शाह के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? होसंग शाह, ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। और अचलदास खिचड़ी वचनिका किसके द्वारा लिखी गई है? शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई। 1444 में जो युद्ध हुआ था गागरोन के अंदर, वो किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका पालन सिंह और किसके मध्य हुआ था दोस्तों? महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। पालन सिंह और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और महमूद खिलजी के द्वारा दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया गया था। क्या नाम रख दिया गया था इसका? मुस्तफ़ाबाद। क्या रख दिया गया था? मुस्तफ़ाबाद। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी पूछी जाती है, ठीक है। आगे देखिए परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला जहां पर वर्तमान में तोपखाना मस्जिद है, यह किस दुर्ग में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों परमार शासक भोज जो है इसके द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था सुवर्णगिरी दुर्ग में, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पर अभी वर्तमान में तोपखाना मस्जिद स्थित है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों, भोज के द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? तो सुवर्णगिरी में करवाया गया था। और ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, वर्तमान में तोपखाना मस्जिद किसे कहा जाता है? तो ये आपकी संस्कृत पाठशाला जो सुवर्णगिरी है उसको कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए किस दुर्ग के बारे में कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है? तो दोस्तों ये सोनारगढ़ यानी जैसलमेर दुर्ग के बारे में फेमस है, ठीक है। सोनारगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों इसे सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जालोर का दुर्ग जो है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सुवर्णगिरी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुवर्णगिरी तो किसको कहा जाता है? जैसलमेर को, यानी कि सोनारगढ़। और सुवर्णगिरी किसको कहा जाता है? जालोर दुर्ग को कहा जाता है। आगे देखिए 1733 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों 1733 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब करवाया? 1733 ईस्वी में। दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वजीर की कोठी, जवाहर बुर्ज, किशोरी महल किस दुर्ग में है? तो दोस्तों दादी माँ का महल पूछा जा सकता है, गंगा मंदिर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लक्ष्मण मंदिर भी पूछा जा चुका है दोस्तों, और किशोरी महल भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और किशोरी महल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दादी माँ का महल, वजीर की कोठी और जवाहर बुर्ज कहाँ पर हो जाएगी? आपकी लोहागढ़ दुर्ग में हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए त्रिभुवनगढ़ कहाँ स्थित है? त्रिभुवनगढ़ आपका करौली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है।
मोती झील से सुजान गंगा नहर निकालकर किस दुर्ग को पानी प्रवाहित होता है? तो दोस्तों मोती झील से सुजान गंगा नहर निकालकर लोहागढ़ दुर्ग में पानी प्रवाहित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोती झील जो है दोस्तों ये आपकी रूपारेल नदी पर बनी हुई है, कहाँ पर? भरतपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किस अंग्रेज अफसर ने लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया लेकिन हर बार असफल रहा? तो ये लॉर्ड लेक के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों स्थापत्य कला का पार्ट सेकंड हम देखेंगे, जिसमें हम मंदिर, हवेलियाँ, छतरियाँ और मकबरों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आप 7वीं सदी में बना मौर्य युगीन गोल बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका बेराट में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मौर्य देखते आपको पता चल रहा है, बेराट में हो जाएगा। आगे देखिए, सचिया माता हरिहर सूर्य मंदिर जो प्रतिहार शैली में बने किस जिले में है? तो ये आपके ओसिया जोधपुर में स्थित है। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जाता है, सचिया माता का मंदिर, हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? ओसिया जोधपुर में हो जाएगा। आगे देखिए, गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम वो सबसे भव्य मंदिर जो लगभग 1016 ईस्वी में निर्मित किया गया। तो दोस्तों सबसे अंतिम मंदिर है प्रतिहार शैली का और सबसे भव्य मंदिर है, ये कौन सा हो जाएगा आपका? सोमेश्वर का किरारू मंदिर, बाड़मेर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब निर्मित किया गया था? 1016 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, लगभग 850 ईस्वी में बना रणछोड़ जी मंदिर बाड़मेर में किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों रणछोड़ जी मंदिर जो है बाड़मेर के बारे में पूछा जा रहा है, ये आपका खेड़ा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? खेड़ा, बाड़मेर में स्थित है रणछोड़ जी मंदिर, जो कि आपका 850वीं ईस्वी में बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कामेश्वर मंदिर आवा, रणछोड़ जी मंदिर खेड़ा बाड़मेर, नीलकंठेश्वर मंदिर केकीनंद शैली है, ये किसकी शैली है? प्रतिहारों की शैली है। आगे देखिए, बाडोली, नागदा का सास बहू मंदिर, उदयपुर का जगत अंबिका मंदिर, चित्तौड़गढ़ का समितेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो दोस्तों ये आपके गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नागदा का सास बहू मंदिर, उदयपुर का जगत अंबिका मंदिर, चित्तौड़गढ़ का समितेश्वर मंदिर और बाडोली के मंदिर, ये आपकी गुज्जर प्रतिहार शैली हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक और बात ध्यान रखनी है दोस्तों, जगत अंबिका मंदिर जो है इसे स्वप्नों में बना मंदिर कहा जाता है। सपनों में बना मंदिर किसे कहा जाता है? जगत अंबिका मंदिर को। और समितेश्वर मंदिर जो है दोस्तों इसका निर्माण किसने कराया था? राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो इसका जीर्णोद्धार मोकल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राणा मोकल के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एकलिंग नाथ जी के लकुलेश मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो दोस्तों एकलिंग नाथ जी के लकुलेश मंदिर का वर्तमान स्वरूप रायमल ने दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों उसका निर्माण 8वीं सदी में बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बट वर्तमान स्वरूप अगर आपसे पूछा जाए तो किसने दिया? रायमल ने दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, एकलिंग नाथ जी के मंदिर के बारे में, मेवाड़ राजघराने के कुल देवता हैं, मेवाड़ शासक स्वयं को इनका दीवान मानते थे, मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है। तो दोस्तों मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपके एकलिंग नाथ जी के मंदिर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर के बारे में, इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किराड़ू के मंदिर में सबसे सुंदरतम मंदिर कौन सा है, तो ये आपका सोमेश्वर मंदिर हो जाएगा। सोमेश्वर मंदिर गुप्तकालीन व क्षेत्रीय प्रमाण व सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण है। ठीक है, किराड़ू मंदिर जो है दोस्तों ये आपकी 11वीं-12वीं सदी में प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों, 1016 भी मैंने आपको बताया दोस्तों, तो ये आपसे पूछा जा सकता है 11वीं सदी में बना मंदिर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका किराड़ू के मंदिर हो जाएंगे। ठीक है, 11वीं-12वीं सदी के। आगे देखिए, ये मंदिर बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, कितने मंदिरों का समूह है दोस्तों? 5 मंदिरों का समूह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, मानसिंह की पत्नी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण अपने पुत्र की याद में कहाँ करवाया? तो दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कनकावती के द्वारा करवाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर करवाया गया था? आमेर, जयपुर में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 1230 ईस्वी में देलवाड़ा में बने 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों नेमिनाथ मंदिर का निर्माण जो कि 22वें जैन तीर्थंकर है दोस्तों, इनका निर्माण किसने करवाया था मंदिर का? तो ये वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर नेमिनाथ जी की बात की जा रही है दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसने करवाया? वास्तुपाल ने और तेजपाल ने। बट अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ऋषभ देव जी का जो मंदिर है यहाँ पर, उसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण विमल शाह के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, यानी कि नेमिनाथ जी के बारे में पूछा जाए तो उसका निर्माण किसने कराया? वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा। बट ऋषभ देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का मंदिर किस वर्ष बनवाया, जिसे विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है? तो ये आपका 1031 ईस्वी का हो जाएगा। ठीक है,
तो नेमिनाथ पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे दोस्तों? वास्तुपाल और तेजपाल, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा ऋषभदेव जी का मंदिर तो क्या आंसर करेंगे आप? विमल शाही। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका निर्माण कब कराया? 1031 ईस्वी में, यानी इसका निर्माण भी 11वीं सदी के आसपास हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हर्ष माता मंदिर आबानेरी दौसा के बारे में देख लेते हैं। यह मंदिर गुज्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था, ठीक है। तो दोस्तों हर्ष माता का मंदिर आबानेरी दौसा में स्थित है, ठीक है। और हर्ष माता का मंदिर जो है ये किसको समर्पित है? तो ये विष्णु जी को समर्पित है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए हर्ष माता का जो मंदिर है इसे नष्ट किसने किया था? तो महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, बाडोली चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर, यह पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है, ठीक है। बाडोली चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, और यहाँ पर जो मंदिर है ये आपके पंचायतन शैली में निर्मित है, ठीक है। मुख्य मूर्तियाँ शिव पार्वती की है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और आगे देखिए, मंदिर का निर्माण हुन शासक तोरमन के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और राजा भोज भी ऑप्शन में दिया जाता है, मिहिरकुल भी ऑप्शन में दिया जाता है, और बहुत सारे बच्चे राजा भोज आंसर कर देते हैं, बट यहाँ पर आंसर क्या होगा? मिहिरकुल होगा, ठीक है। तो बाडोली में जो चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? मिहिरकुल ने करवाया। और एक किसका पुत्र था? तोरमन का पुत्र था, ठीक है। आगे देखिए, बारा के रामगढ़ में स्थित भंड देवरा के शिव मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। यह एक पंचायतन शैली में बना मंदिर है, इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं, ठीक है। तो भंड देवरा मंदिर जो है दोस्तों आपका बारा के रामगढ़ में स्थित है, और इसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। निर्माण मदे वंशीय राजा मले वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था। तो दोस्तों मंदे वंशीय राजा जो थे मले वर्मा, यानी मले वर्मा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भंड देवरा मंदिर का। ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा करवाया गया? मले वर्मा के द्वारा। कब करवाया गया दोस्तों? 10वीं सदी में, ठीक है। 10वीं सदी में मले वर्मा के द्वारा भंड देवरा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रणकपुर पाली के जैन मंदिर 15वीं शताब्दी में किस शासक के शासनकाल में बने? तो रणकपुर पाली के जो जैन मंदिर थे दोस्तों ये आपके राणा कुंभा के काल में बने थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, रणकपुर के जैन मंदिरों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो किसे समर्पित है दोस्तों? आदिनाथ जी को समर्पित है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है दोस्तों? रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण धर्णक शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? धर्णक शाह के द्वारा करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको धरणी शाह भी लिखा हुआ मिल सकता है, एक जैन व्यापारी ने करवाया था, ठीक है। आगे देखिए, 1444 खंभों पर स्थित है, इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है। तो दोस्तों 1444 खंभों पर स्थित है और इसे खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर कितने खंभे लगे हुए हैं? तो 1444 खंभे, ये आपको ध्यान रखना है। और खंभे इतने सारे हैं तो इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिस्थापित है, इसलिए इस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसे चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिस्थापित है यहाँ पर, इसीलिए इसे चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। आगे देखिए, 8वीं सदी में गुज्जर प्रतिहार शैली में बने ओशिया के मंदिरों में शामिल मंदिर है। तो ओशिया के मंदिरों में हरिहर मंदिर हो जाएगा, सूर्य मंदिर आपका हो जाएगा, महावीर जी मंदिर है दोस्तों, पीपला मंदिर है, सचिया माता का मंदिर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कब बने थे? 8वीं सदी में। आगे देखिए, नागदा उदयपुर में बने सास बहू मंदिर, जिसका निर्माण 1026 ईस्वी में गुहिल शासक श्रीधर शासक ने करवाया, किसको समर्पित है? तो दोस्तों नागदा उदयपुर में सास बहू का जो मंदिर है ये किसको समर्पित है? ये विष्णु जी को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, किस काल को राजस्थान के मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल कहते हैं, जो मंदिर सर्वश्रेष्ठ प्रकार के थे? तो दोस्तों मंदिरों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक मंदिरों का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे देखिए, भूमि शैली में बना सबसे प्राचीन मंदिर है। तो भूमि शैली में बना सबसे प्राचीन मंदिर आपका सेवाड़ी का जैन मंदिर हो जाएगा, जो कि पाली जिले में स्थित है, ठीक है। सेवाड़ी का जैन मंदिर हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पाली जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, कौन से मंदिर भूमि शैली के हैं? तो सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में है, जो कि सबसे प्राचीनतम है। महानालेश्वर मंदिर मेनाल, भंड देवरा मंदिर रामगढ़, ये भी आपका दोस्तों भूमि शैली का है। और उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया, ये भी आपका भूमि शैली का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए मंदिरों के बारे में, वरमाण मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वरमाण मंदिर आपका सिरोही में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। घाणेराव पाली में हो जाएगा, श्री महावीर जी करौली में हो जाएगा। और वरमाण कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? ये पूछा जा सकता है, वरमाण आपका कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नाडोल नारलाई ओशिया रणकपुर मंदिर
किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, नाडोल, नारलाई, ओशिया, रणकपुर के मंदिर किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखिए, चांदखेड़ी का जैन मंदिर किस जिले में है? तो चांदखेड़ी का जैन मंदिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका झालावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखिए, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी नागदा में बप्पा रावल ने किस सदी में करवाया था? तो ये अभी मैंने आपको बताया था 8वीं सदी में बप्पा रावल के द्वारा एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया दोस्तों? तो ये रायमल के द्वारा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लकुलीश जी का जो मंदिर है। आगे देखिए, फूल महल बूंदी में स्थित है। इसके अलावा दूसरा फूल महल कहाँ स्थित है? दूसरा फूल महल आपका जोधपुर में स्थित है। एक फूल महल आपका बूंदी में हो जाएगा, दूसरा फूल महल आपका कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पिचोला झील के जग मंदिर महलों की नींव किसने रखी? तो एक करण सिंह के द्वारा रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जग मंदिर महलों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये आपका जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जग मंदिर महलों का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जगत निवास महल और प्रीतम निवास महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपके जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जग मंदिर महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये आपका जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, प्रथम के द्वारा तो जग मंदिर और जगत निवास महल, प्रीतम निवास महल जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, आगे देखिए, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटो की हवेली किस जिले में स्थित है? तो नथमल की हवेली, पटो की हवेली, सालिम सिंह की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? जैसलमेर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। पटो की हवेली का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गुमान चंद के द्वारा करवाया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बीकानेर के बच्छावतों की हवेली का निर्माण कर्ण सिंह बच्छावत ने कब करवाया था? तो बच्छावतों की हवेली का निर्माण दोस्तों कर्ण सिंह बच्छावत ने 16वीं शताब्दी में करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? डायरेक्टली याद रखिए, कर्ण सिंह बच्छावत। ठीक है, ब से बच्छावत, ब से बीकानेर। ठीक है, आगे देखिए, मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया हवेली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया हवेली जो है ये आपकी बीकानेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किस जिले की हवेलियाँ किस सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है? तो दोस्तों हवेलियों की सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय तीनों चित्रशैली प्रयुक्त की गई है, ये आपकी बीकानेर हो जाएगी। ठीक है, छत्रविलास बाग कहाँ स्थित है? छत्रविलास बाग जो है आपका ये कोटा में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ पर है? ये आपकी गेटोर में हो जाएगी। राव कल्याणमल की छतरी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? बीकानेर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। राव कल्याणमल की कहाँ पर? बीकानेर में। पालीवालों की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। ठीक है, और सेठों की छतरी कहाँ पर है? रामगढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। सेठों की छतरी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? रामगढ़ में हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, दीवान शाह की दरगाह, दीवान शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कपासन में स्थित है। ठीक है, कपासन चित्तौड़। अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? भवानपुरा में। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ा या सरवाड़ अजमेर में स्थित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? अजमेर में हो जाएगी। फखरुद्दीन का एक उर्स पड़ता है दोस्तों गलियाकोट डूंगरपुर में, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रमकड़ा उद्योग जो है वो भी आपका गलियाकोट डूंगरपुर का है, वो भी आपको ध्यान रखना है। मिटे शाह की दरगाह गागरोन में है। ठीक है, तो यहाँ पर मिटे शाह की दरगाह काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, गागरोन में स्थित है। ठीक है, फखरुद्दीन की भी आपको ध्यान रखनी है, सरवाड़ अजमेर में हो जाएगी। ठीक है, दीवान शाह कपासन चित्तौड़ हो जाएगा। अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा हो जाएगी। आगे देखिए, अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? अब्दुल्ला खां का मकबरा दोस्तों आपका अजमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, बावड़ियों के बारे में देखेंगे। बांदीकुई के निकट आबानेरी की चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चांद नामक राजा ने बनवाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चांद बावड़ी किसने बनवाई थी? चांद नामक राजा ने। ठीक है, आगे देखिए, मेवाड़ राजा राज सिंह की पत्नी रानी रामरस दे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी बनवाई। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये रामरस दे के द्वारा करवाया गया था। किसकी पत्नी थी? राज सिंह की पत्नी थी। तो इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? र से तो आपका राज सिंह है और र से आपका रामरस दे हो गया। ठीक है, और त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने कराया? रामरस दे ने करवाया। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमलदे ने बनवाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसने बनवाई थी दोस्तों? प्रेमलदे ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने कराया? प्रेमलदे ने करवाया। ठीक है, किसकी पत्नी थी? महारावल आस्करण की। बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने 1699 ईस्वी में बनवाई, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, रानी जी की बावड़ी जो है इसका निर्माण किसने करवाया? ये रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? रानी नाथावती के द्वारा। कब करवाया गया था दोस्तों? 1699 ईस्वी में करवाया गया, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसकी पत्नी थी? अनिरुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? बूंदी में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों हवा महल का निर्माण कब कराया गया? तो 1799 ईस्वी में करवाया गया। छपने अकाल कब पड़ा था दोस्तों? तो 1899 ईस्वी में पड़ा था। छपने अकाल जो है उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो उमरदान की कविताओं में मिलता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? नंदलाल देवड़ा की हवेली है दोस्तों फतेहपुर सीकर में स्थित है। ठीक है, देवड़ा समझ के सिरोही मत कर देना। ठीक है, नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? फतेहपुर सीकर में हो जाएगी। ठीक है, नाटानियों की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नाटानियों की हवेलियाँ जो है ये आपकी जयपुर में स्थित है। ठीक है, नाटक तो कहाँ पर होते हैं? जयपुर में होते हैं। तो नाटानियों की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर में हो जाएगी। गौरीलाल बियाणी की हवेली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गौरीलाल बियाणी की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? सीकर में हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, गौरीलाल बियाणी सीकर। सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? ये 2 से 3 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सोने चांदी की हवेली आपकी महनसर झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महनसर झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी श्री माधोपुर सीकर में स्थित है। ठीक है, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर। गौरीलाल बियाणी की हवेली सीकर में हो जाएगी। नाटानियों की हवेली जयपुर में हो जाएगी। नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर में हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, रत्नाकर पुंडरीक वो पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली किस जिले में है? तो ये आपकी जयपुर में हो जाएगी। ठीक है, बड़े मियाँ पोखरण राखी हवेली किस जिले में है? तो ये आपकी जोधपुर में हो जाएगी। ठीक है, बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? जोधपुर में हो जाएगी। पोखरण राखी हवेली कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जोधपुर में हो जाएगी। ठीक है, पोखरण हवेली समझकर जैसलमेर मत कर देना। पोखरण हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, मालजी का कमरा रामनिवास गोयनका मंत्रियों की हवेली किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मालजी का कमरा जो है और रामनिवास गोयनका और मंत्रियों की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? आपकी चूरू में हो जाएगी। ठीक है, मंत्रियों की हवेली काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। मंत्रियों की हवेली कहाँ हो जाएगी? चूरू में हो जाएगी। रामनिवास गोयनका की हवेली चूरू में हो जाएगी। मालजी का कमरा चूरू में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बागोर की हवेली किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी उदयपुर में स्थित है। ठीक है, रूपनिवास भगत जालान पोदार भगेरिया की हवेली कहाँ है? तो दोस्तों रूपनिवास भगत जालान पोदार भगेरिया की हवेली आपकी नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें पोदार की हवेली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। पोदार की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, भगेरिया नवलगढ़ झुंझुनू में हो जाएगी। जालान भगत और रूपनिवास। ठीक है, बच्छावतों की हवेली हम डिस्कस कर चुके हैं, बीकानेर में हो जाएगी। नाथुराम पोदार सेठ जयदयाल केडिया सीताराम सिंगतिया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? तो ये बिसाऊ झुंझुनू में हो जाएगी। ठीक है, नाथुराम पोदार सेठ जयदयाल केडिया सीताराम सिंगतिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में हो जाएगी। आगे देखिए, सेठ राधा कृष्ण तथा केसरदेव कानेडिया की हवेली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेठ राधा कृष्ण और केसरदेव कानेडिया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? मुकुंदगढ़ झुंझुनू में हो जाएगी। ठीक है, इसे कैसे याद रखोगे? राधा कृष्ण आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर मुकुंद भी आ रहा है। ठीक है, केसर देव आ रहा है तो यहाँ पर मुकुंद भी आ रहा है। इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। राधा कृष्ण से संबंधित है मुकुंद। ठीक है, राधा कृष्ण से संबंधित नाम है मुकुंद और केसर देव से संबंधित नाम है मुकुंद। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो आप। मुकुंदगढ़ कहाँ पर हो जाएगा? झुंझुनू में हो जाएगा। तो राधा कृष्ण और केसर देव कनेडिया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? आपकी झुंझुनू में हो जाएगी। आगे देखिए, चार चौक की हवेली चेतराम की हवेली कहाँ स्थित है? तो चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली आपकी लक्ष्मणगढ़ सीकर में हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ स्थित है? ताराचंद रुइया की हवेली आपकी रामगढ़ सीकर में हो जाएगी। ठीक है, गोपाल सिंह की छतरी किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोपाल सिंह की छतरी आपकी करौली में स्थित है। यह आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? करौली में हो जाएगी। ठीक है, ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में हो जाएगी। मूसी महारानी की छतरी किस जिले में है? तो ये अलवर में है दोस्तों। 80 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी गेटोर में हो जाएगी, जयपुर में। एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में है? तो ये नाहरगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, किसके द्वारा बनाए गए थे? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। और नाहरगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 में। कल्याणमल की छतरी कहाँ स्थित है? कल्याणमल की छतरी आपकी बीकानेर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार फिर से ये चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। गोपाल सिंह की छतरी ध्यान रखनी है आपको, करौली में। ठीक है, ताराचंद रुइया, र से रुइया, र से आपका रामगढ़ सीकर हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। चार चौक की हवेली चेतराम की हवेली आपकी लक्ष्मणगढ़ सीकर में हो जाएगी। ठीक है, राधा कृष्ण और केसरदेव मुकुंदगढ़ झुंझुनू हो जाएगा। नाथुराम पोदार सेठ जयदयाल केडिया और सीताराम सिंगतिया ये बिसाऊ झुंझुनू में हो जाएगा। बच्छावत बीकानेर में हो जाएगा। ठीक है, पोदार आपको ध्यान रखना है नवलगढ़ झुंझुनू। बागोर की हवेली उदयपुर में हो जाएगी। ठीक है, और ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मंत्रियों की हवेली चूरू में हो जाएगी। ठीक है, मालाजी का कमरा और मंत्रियों की हवेली। ठीक है, और गोयनका की हवेली भी चूरू में हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। बड़े मियाँ कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।